हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को सीटेट प्रिपरेशंस में फिर से स्वागत है आप सभी का। फिर से हम स्टार्ट करेंगे सीटेट की प्रिपरेशंस। जो चैप्टर हम पहले कर चुके थे उन्हीं से आगे वाले जो चैप्टर हमारे रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट में आए हुए हैं और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फोर्थ चैप्टर है आपका क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पर पुस्तकालय की लाइब्रेरी की यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर किताबों से भरी कई रैक भी थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या? चलो पता लगाएं क्या होते हैं वेद। तो यहाँ पर वेदों की बात यहाँ पर हुई है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है। ये जो लाइन है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। बिल्कुल सेम लाइन उठाई जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। ये पूछ लेंगे कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं। 1000 हैं, 1000 से ज़्यादा हैं, 2000, 4000। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो गया, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सूक्त। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बन सकता है नेक्स्ट यहाँ से कि सूक्त का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है सूक्त का। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल सेम, अच्छी तरह से बोला गया, इसका मतलब है सूक्त का। उसके बाद है ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लास्ट पूछा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में। जो अग्नि है, अग्नि किसको कहा जाता है? आग के देवता को। इंद्र किसको कहा जाता है? युद्ध के देवता को। और लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ये है कंफ्यूज करने वाला, सोम किस देवता को कहा गया है? तो सोम एक पौधा है जिसका उपयोग एक खास पेय बनाने के लिए किया जाता है। पीने के एक पदार्थ बनाने के लिए इस पौधे का यूज़ किया जाता है। और सोम क्या है? सोम है एक पौधा। और ये जो 3 हैं, ये जो 3 जो देवता हैं, कौन कौन से देवता का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, ये भी आपसे पूछा जाता है। और कैसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो वैदिक जो वेद पुराण हैं, जो जैसे ऋग्वेद है, इनमें जो प्रार्थनाएं हैं, इनको पढ़ाने का काम कौन करते थे? वो करते थे पुरुष करते थे। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऋग्वेद की भाषा कैसी थी। तो ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी। यहाँ पर आप देख सकते हो। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो वह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। अभी जो हमने संस्कृत पढ़ी हुई है, आप सभी ने भी संस्कृत पढ़ी होगी 8th क्लास तक, 10th क्लास तक, या फिर अभी आपने संस्कृत ली हुई होगी। तो जो अभी संस्कृत हम पढ़ रहे हैं और जो ऋग्वेद में जो संस्कृत थी वो थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये जो बॉक्स है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। संस्कृत भाषा भारोपीय है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद है कि भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी,
कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ़ारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी या फिर स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ तो है हमारी भारत की भाषाएं, एशियाई की भाषाएं हैं, और कुछ यूरोप की भाषाएं हैं, और अलग भी भाषाएं हैं जो कि हमारी भाषाओं से आकर जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, जैसे मातृ है वो संस्कृत का वर्ड है, माँ हिंदी का है और मदर अंग्रेजी का है, इसलिए फीलिंग एक है, मीनिंग एक है, लेकिन अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे या तो हिंदी में पूछ लिया जाएगा या आपसे संस्कृत में पूछ लिया जाएगा, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें से पूछ लिया जाएगा, या फिर कॉमन भी हिस्ट्री में से आपसे पूछ लिया जा सकता है। जबकि झारखंड और भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ, ये खैर छोड़ो, आपके काम की नहीं है। उसके बाद देखो ये जो इम्पोर्टेंट बॉक्स है, यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो यहीं से आया हुआ क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस है जो यहाँ से बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हुई छपी हुई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। देखो, जो अब हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो प्रिंटेड हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है वो ना तो प्रिंटेड थी, उनको जो टीचर होते थे, जो उनके गुरु होते थे वो बोलते थे, और जो शिष्य होते थे वो सिर्फ सुनते थे। रिटर्न में कुछ भी नहीं होता था ऋग्वेद में। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को छापने का काम कब से स्टार्ट हुआ है, तो 200 साल पहले। बिल्कुल सेम लाइन आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो दो नदियों का जिक्र हुआ है, व्यास और सतलुज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पूछा हुआ क्वेश्चंस है सीटेट में, वो हम डिस्कस करेंगे जब आप क्वेश्चंस देखेंगे। ये एक पांडुलिपि है, ये एक पांडुलिपि है, और पांडुलिपि क्या होती है वो हमने पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, जो ब्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो आपको पता होगा, और हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करते आए हैं कि जो पांडुलिपियाँ छपी हैं, और जो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं वो कहाँ किस पर छपी हुई हैं, जो ब्रुज वृक्ष है उसकी छाल पर इसको छापने का काम किया गया था। ठीक है, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या जिक्र, क्या बातें हुई हैं, क्या संवाद हुए हैं, वो इसमें है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या बातें इसमें चली हुई हैं दोनों के बीच में, ये आप पढ़ लेना बुक से। ठीक है, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्वामित्र और अन्य किन दो नदियों के बीच में सूक्त हुए या फिर संवाद हुए हैं, बातचीत हुई है। उसके बाद है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ये ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में क्या है, घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जो घोड़े होते हैं उनको लड़ाई में रथ, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। उसके बाद है, युद्ध में जीते गए धन
का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त किया जाता, जैसे हवन वगैरह होते थे तो उसके लिए भी रख लिया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति यहाँ पर दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। यहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और कुशल योद्धा। ये सब आपके काम के नहीं है। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताती चलूँगी। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहितों, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। एक तो हो गए ब्राह्मण पुरोहित, एक तो हो गया आपका पुरोहित जो कभी कभी ब्राह्मण भी इसको कहा जाता था, और दूसरे हो गए राजा। राजा के बारे में सबको पता ही है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और मोहल्लों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना होती थी, न ही ये कर वसूलते थे, और राजा की मृत्यु होने के बाद इनका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये जो राजा हैं ये थोड़े से अलग हैं, जो आगे चलकर आप पढ़ोगे या फिर आपको पता है राजा टाइप कैसे होते हैं। उनका जो बड़ा बेटा होता है वो शासक बनता है, लेकिन यहाँ पर जो राजा का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में वो राजा अलग हैं। ठीक है, ओके। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो एक हमने अभी पढ़ा है कि राजा कौन होते थे। जो बड़ा सरदार है, जो ग्रुप का जो बड़ा सरदार है उसको राजा का नाम दे दिया जाता था, और उसका जो बड़ा बेटा है उसको शासक वगैरह नहीं बनाया जाता था। मतलब जिसके पास पावर होती थी उसी को राजा बना दिया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। देखिए, एक तो हो गया हमारा जन, दूसरा था विश। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे गए सीटेट में। ठीक है, इनको अंडरलाइन करते चलना। फर्स्ट है जन, दूसरा है विश, जिसे वैश्य शब्द से ये निकला हुआ है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ये जो शब्द हैं दो, जन एंड विश, इनको आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे अन्य कई उल्लेख भी मिलते हैं। तो ये सब ऋग्वेद से निकले हुए वर्ड हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? खैर से छोड़ो। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या फिर दाशु कहते थे। दाशु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसका जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो चेंज होता चला गया। दास वे स्त्री हैं और वे पुरुष हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। पहले का जो जैसे दस्यु है ये यज्ञ नहीं करते थे, लेकिन बाद में इस वर्ड को तोड़ मरोड़ कर या फिर इसका चेंज करके दास बना दिया गया। और दास का मतलब है जो गुलाम होते थे, युद्ध में जिसको गुलाम बना लिया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो गुलाम होते थे उनका एक मालिक होता था। ठीक है, जो गुलाम है, जो कि काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब कराया जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, अगर बुक है तो देख लो एक बार पलटकर। इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि दूसरे पेज पर आप देख लो। बुक है तो इसको पलटकर देख लेना। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े
करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि जो महापाषाण कब्रें हैं वो कब से स्टार्ट हुई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और यह प्रथा दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, ये भी पूछ लेंगे कि कहाँ कहाँ प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर से दिख जाते हैं। तो ये हैं ऊपरी महापाषाण जो कि आपको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। उसके बाद इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ ही मिले हैं। ठीक है, ये जो बर्तन हैं ये जिसको दफनाया जाता था, जो शव होता था, उसके साथ ही मिले हैं। लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों की कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी इनके साथ में मिले हुए हैं। बताओ इन सब का क्या करते थे? ये सब चीज़ें हैं जो कि इनके साथ दफनाई जाती थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस ये बन सकता है कि जो महापाषाण काल में उस टाइम पर जब शवों को दफनाया जाता था उनके साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मृतकों के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे चलकर आ भी सकता है। तो महापाषाण कब्रों से मिले हुए लोहे के सामान, ये तो है घोड़े के सामान, ये सब आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 पर आप देखोगे ब्रह्मागिरी को खोजो। एक मैप यहाँ पर दिया हुआ होगा पेज पर, आप इसको देख सकते हो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को भी दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। तो जिनके पास इतने सारे सोने की चीज़ें मिली हैं तो वो राजा होंगे, सरदार होंगे, और जिनके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं आप सोच सकते होंगे वो आम आदमी ही रहे होंगे। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकालें मिली हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या फिर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ पर लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने और दोबारा आ सकते हैं। मतलब जो उनके परिवार के जो व्यक्ति थे उनको दोबारा से उसी कब्र में दफनाने के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ था। उसके बाद है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इनाम गांव है, इनाम गांव से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में आपके। तो चलिए फिर देखते हैं। ये पृष्ठ संख्या यहाँ पर दी हुई है, पेज नंबर आप इसमें से देख लेना क्या क्या इनाम गांव के बारे में बताया हुआ। इनाम गांव यहाँ पर आप खोज सकते हो। यह बीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, यहाँ पर रहते थे। इनाम गांव की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है कि इनाम गांव में व्यक्ति के सिर को किस दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था। तो किस दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था? वो उत्तर दिशा में। ठीक है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव का सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। इसके बारे में कब्रें बताती हैं।
ओके, यहाँ पर कंकालों के बारे में बताया गया है, हम कंकालों का अध्ययन करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से जो आपके बुक्सेस हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सीटेट में यहाँ से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब अगर किसी के पास गहने मिल गए, पुराने काल में पुराना जो पीरियड हमारा चला गया, उस टाइम पर पुरुष भी गहनों का यूज़ करते थे, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ये शव महिला का है या फिर पुरुष का है। आज से लगभग 2000 साल पहले रचक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर रचक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। इनका कहना है, पहले जो ये वैद्य थे इनका कहना कि 360 हैं, लेकिन अभी जो हमारा विज्ञान है वो कहता 206 हैं। संभवतः रचक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ या फिर कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ओके जी। उसके बाद है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इमाम गांव के जो लोग थे वो किस तरह के काम किया करते थे या फिर कैसी कैसी फसलों को उगाते थे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हुए हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, कहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पर पाई गई हैं। तो इनाम गांव में काफ़ी पशु हैं यहाँ पर जो कि पाए जाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित भी यहाँ पर की जाती थी। तो फलों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो चैप्टर तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। अन्य में क्या है, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डी पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्यवाणी बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ उन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रहे होगे, भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। तो अब ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे थोड़ी ना भविष्यवाणी होती है। किसी भी हड्डी पर ये सब अपने क्वेश्चंस लिख दिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, वो चटक गई, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब चलो छोड़ो। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो इस काल में लोहे का जो उपयोग है वो करना नहीं जानते थे। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। ये जो है ये इसको ज़रूर देखना। एक तो ये तिथियाँ यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और एक ये जो होते हैं मिलान करो, यहाँ से क्वेश्चन आपके उठा ले जाते हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चंस आपके उठाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बड़े क्वेश्चंस हो गए। यहाँ से बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लाइन उठा ली जाती है। तो आपको यहाँ से अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, किसी भी चैप्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, सब देखते चलेंगे। और जो आपके सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे लाइव होकर क्लास ले सकूँ। जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।